सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली। एंड ये जो चैप्टर है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको काफ़ी डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है दो लेक्चर्स में, क्विक रिवीजन। हमने पढ़ा सोशलिज्म के बारे में, हमने पढ़ा रेवोल्यूशन के बारे में, रेवोल्यूशन क्या होती है, फिर वी हैव इंट्रोडक्शन। हमने क्लास कैटेगरीज के बारे में बात की कि कैसे जब यूरोप के अंदर ये कंडीशन चल रही थी तो वहाँ पे किस टाइप की क्लासेस थी, लिबरल्स की क्या थिंकिंग थी, रेडिकल्स की क्या थिंकिंग थी, इन कॉन्जर्वेटिव्स की क्या थी। फिर हमने वहाँ देखा कि कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, और उस इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट होने से कैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आना शुरू हुए। फिर हमने ये भी देखा कि रशिया के अंदर किस तरह से कंडीशंस डेवलप हुई, रशिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा तो व्हाट हैपेंड देयर, ये बात हम सारी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज कमिंग टुगेदर, मतलब कमिंग टुगेदर नहीं, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। कमिंग टुगेदर मुझे डेमोक्रेसी वाला याद रह गया। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, ये वहां पर हुआ कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे आना, मतलब जब आया तो उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आई, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रीवियसली बता चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट कौन थे वो हमने बताया, अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में उनका थॉट्स हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आया था कि कैसे लोगों का वर्ल्ड वाइड कैसे आपको सोशलिज्म को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, कैसे लोगों ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, कैसे अलग अलग ग्रुप्स बन गए और उन्होंने अपने वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए काम शुरू किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रशियन रेवोल्यूशन टुडे। अब तक जो बात थी इट वाज जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोप, एंड अब यूरोप से जुड़ा हुआ लिंकेज, यूरोप का एक तरीके का मतलब इंपैक्ट ओवर द रशिया, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। हम रशियन रेवोल्यूशन आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रशियन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर कि किस तरह से मोनार्की वहां से हट गई। फरवरी के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ और अक्टूबर के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ। नॉर्मली अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड फरवरी रेवोल्यूशन को ही हम रशियन रेवोल्यूशन कंसीडर करते हैं। दिस इज द एक्चुअल रशियन रेवोल्यूशन। यहां पर मैंने कुछ आपको एक मैप के थ्रू, हालांकि एनसीईआरटी में है ये मैप, तो उसमें बताया गया है कि अलग अलग मैप आप देख लीजिए, सेंट्रल पावर किस तरह से काम कर रही थी, अलाइंड पावर किस तरह से काम कर रही है। अलाइंड पावर कौन है, सेंट्रल पावर कौन है। सेंट्रल पावर वो है जो बेसिकली अपना डोमिनेशन, अपना एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रही थी, और जो सारे लोग इनको हराने के लिए एक जगह पर आ गए थे देवर अलाइंड पावर्स। ठीक है, फिर कुछ न्यूट्रल स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी है जो आगे चल के सेंट्रल पावर के साथ मिल जाएगी, और कुछ ऐसी है जो अलाइंड पावर के साथ जाके मिल जाएंगी। उनको यहां पर अलग अलग कलर्स में आपको शो कर रखा है। ठीक है, ये आपका मैप है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पहले बता देना, हालांकि ये मैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। इसको मैंने इसलिए बताया कि सो दैट यू कैन एक्चुअली जज कर पाओ आप कि ये जो जब मोनार्क यहाँ से हटाया गया तो उसके पीछे के कॉजेज क्या थे, किन किन के बीच में लड़ाई चल रही थी। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। देखो, रशिया की अगर लड़ाई हो रही है, रशिया को अगर हटाना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात तुम्हें पता ही होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये सारे लोग एक तरफ मिलकर लड़ाई कर रहे थे, और जर्मनी क्या कर रहा था, इनके साथ स्ट्रगल कर रहा था। ये तो तुम्हें पता ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी मिस्टर यही है सबसे बड़े। तो ये तो थे जिन्होंने अपने स्ट्रगल, अपने वजूद के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, यानी ये वो थे जो इनके साथ में, इनको हराने के लिए, इनके टेरिटरीज को कैप्चर करने के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो वही चीज यहां पर इन्होंने बताई है। नाउ अब जैसे मैंने दो नाम यहां पर लिए, फरवरी रेवोल्यूशन लिया और अक्टूबर रेवोल्यूशन लिया। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करोगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो फरवरी रेवोल्यूशन है उसका जो एंड हुआ वो हुआ मार्च में, और जो अक्टूबर का रेवोल्यूशन है उसका जो एंड हुआ वो हुआ नवंबर में। अगर आप देखोगे ऐसा, तो इसको डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे जब भी मैं बता दूंगा आपको सीरियल इसका, अगर आप देखते हो तो फरवरी रेवोल्यूशन इसको क्यों कहा गया, सॉरी। एंड अक्टूबर के अंदर जब राजा वो हट गया, जब आपको पता होना चाहिए कि जब राजा हटा था तो वो टाइम था अक्टूबर का, सॉरी नवंबर का। तो यहां पर इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों कहा गया और उसको फरवरी रेवोल्यूशन को क्यों कहा गया, तो उसके पीछे का कारण क्या था कि यहां पर कुछ कैलेंडर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कैलेंडर में, इसको थोड़ा सा समझें कि अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के हिसाब से देखें, हम हिंदू और जो मुस्लिम हमारे जो ट्रेडिशन है उनके जो कैलेंडर्स हैं उसको एक बार अगर हम साइड में रख दें, तो जो कैलेंडर चलते हैं वो दो टाइप के कैलेंडर चलते हैं। एक तो है ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक है जूलियन कैलेंडर। अब यहां पे समझना कि ग्लोबल लेवल पे अगर अपन देखते हैं तो यहां पर दो टाइप के कैलेंडर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको लोग अलग अलग जगह पे फॉलो करते थे। एक बार अगर तुम नोटिस करो, गौर करके देखो, तो ये कैलेंडर्स जो है इनके बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ 15 डेज के आसपास का फर्क है। और ये जो 15 दिन के आसपास का फर्क है, इसके कारण से ही
ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है और अक्टूबर रेवोल्यूशन है, एक मंथ पहले का हमें थोड़ा सा इसका नाम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर कंडीशंस क्या थी कि देयर आर टू टाइप ऑफ कैलेंडर्स, एक तो है जूलियन और एक है ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो जूलियन कैलेंडर है वॉज फॉलोड बाय द रशिया। अब देखो एक बार यहां नजर डालो, ये 15 दिन पीछे है और ये 15 दिन आगे है। पूरा वर्ल्ड तो ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो कर रहा है, जबकि जो रशिया है वो जूलियन कैलेंडर फॉलो कर रहा है। तो जो इवेंट हुआ है मार्च में, उनके हिसाब से वो फरवरी में हुआ है, और यहां पर जो इवेंट नवंबर में हुआ है उनके हिसाब से वो अक्टूबर में हुआ है। दैट इज व्हाई इसका जो नाम है ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन है, इंस्टेड ऑफ मार्च रेवोल्यूशन और नवंबर रेवोल्यूशन। मेरे हिसाब से मैंने ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। इसमें एक बार बता दीजिए कोई प्रॉब्लम है तो आपको। देखो इसको थोड़ा सा और आप फोकस करके देखने समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने आपको कहा कि अभी जो रशिया है व्हाट दे आर एक्चुअली फॉलोइंग, रशिया जूलियन कैलेंडर फॉलो कर रहा है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रही है। अब ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसको स्टिल कंडीशन, स्टिल जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, इवन हम भी आजकल इसी कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं। तो जब ये नाम की बात आती है यहां पे, तो नाम कंडीशन इवेंट हो रहा है ये, जबकि डेट एक्चुअल क्या है ये, बात समझ रहे हो आप। उनके हिसाब से इवेंट हो रहा है 27 फरवरी को, जबकि एक्चुअल में वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो डेट क्या थी वहां पर 11 मार्च है। दिस वाज द रीजन कि एक्चुअल इंसिडेंस आपको यहां पर कई जगह पर, मतलब हो सकता है कई जगह पर आप लोगों को डेट भी अलग अलग दिखे। अगर आप अलग अलग वेबसाइट को फॉलो करोगे तो आप कंफ्यूज मत होना कि वहां पे 27 तारीख इवेंट दे रखा है और एक जगह पर 11 तारीख इवेंट दे रखा है। ये प्रॉब्लम इन दोनों की है, बनता है बॉस इस चीज के लिए, तो समझ में आने वाली बात है और एक स्पेशल आपके लिए एक एक्स फैक्टर हो जाएगा कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। कि देखिए जो रशिया था उसने भी ये जो जूलियन कैलेंडर था इसको फॉलो करना बंद कर दिया। कब से? जब ये जो राजा था ना निकोलस सेकंड, जब ये हट गया तब से। द 1 फरवरी के बाद में, 1 फरवरी 1980 के बाद 18 के बाद से इसने जूलियन कैलेंडर को फॉलो करना बंद कर दिया और इसने स्टार्ट कर दिया वापस से कौन सा? ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जो वर्ल्ड की दूसरे कंट्रीज कर रही थी। ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर था ये लगभग जूलियन कैलेंडर से 13 डेज अहेड था, आगे की तरफ था। आगे मतलब डेट्स इसके आगे थी। अकॉर्डिंग टू द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हैपेंड इन मार्च एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन नवंबर। अगर मैं वर्ल्ड के कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आप अपनी बुक में पढ़ रहे हो वो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था मार्च में, जैसा मैंने आपको अभी बताया। एंड जो आपने अक्टूबर रेवोल्यूशन आपने देखा वो हुआ था एक्चुअल में नवंबर के अंदर। बट क्योंकि ये इवेंट पूरा का पूरा रशिया से डिपेंडेंट है इसीलिए इसका नाम चेंज नहीं किया गया, वही नाम है और डेट्स भी इवन वही आपको बताई गई है। बट ये याद रखें आप कि इसका नाम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों और उसका नाम अक्टूबर रेवोल्यूशन क्यों, डेट्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। दिस वाज जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। सो ये रशिया के अंदर ये जो भी चेंजेस आए कि जार कैसे हटा, जार की जगह किसने ली, वो सारी की सारी चीजें हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन के बिहाफ पे देखते हैं, जज करते हैं। यहां पर अगर मैं इसकी कंडीशंस की बात करूं, रशिया के अंदर क्या कंडीशन थी इसको मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मान के चलिएगा कि रशिया के अंदर जो पर्सन था, जो मोनार्क था जिसका नाम था जार निकोलस सेकंड, ये सेम वैसा ही है जैसा कि आपने पढ़ा है फ्रांस के रेवोल्यूशन के अंदर कि जो लुइस द 16 थे उनके साथ जो कंडीशन थी वो भी ऐसे ही थे। जबकि जार निकोलस सेकंड का बस थोड़ा सा एक जो अंतर था वो ये था कि वो थोड़े एक्टिव हैं, ठीक है, कि जार निकोलस सेकंड वाज द मोनार्क ऑफ रशिया एट दैट टाइम। कब की बात चल रही है? ये बात चल रही है मतलब हम बात कर रहे हैं 1914 से लेकर 1917 की, इसके बीच में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 18 तक। अब इन बिटवीन क्या हुआ, जो कंडीशंस इसको बचा सकती थी वो ये था कि ये पार्टिसिपेशन उसमें नहीं करता क्योंकि इनके यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस थे। ये अननेसेसरी अपने आप को डिवोट कर रहा था टुवर्ड्स द वॉर्स, जबकि इसका कोई लेन देन ही नहीं था। तो ऐसे में यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी इसके लिए। देखिए आगे क्या हुआ कि जो जार थे, ये जो निकोलस सेकंड थे, ये बिलोंग करते थे रोमानोव डायनेस्टी से। रोमानोव डायनेस्टी
इसके बहुत सारे अलग अलग जो रूलर्स थे वो वर्ल्ड वाइड फैले हुए थे, उनमें से एक रशिया के ऊपर भी, हालांकि इसको मैं अभी मैप में बताऊंगा आपको, एक बहुत बड़ी टेरिटरी इसने अपने अंडर में कर रखी थी, कैप्चर कर रखी थी। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, याद रखें। जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में जो जार निकोलस थे इनको हटा दिया गया। जार निकोलस को जबरदस्ती इसका पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद में वहां पर दूसरे लोग आए, अलग अलग मतलब आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल रूल्ड ओवर द रशिया। मोनार्की एंडेड आफ्टर द रेवोल्यूशन। ये जो रेवोल्यूशन हुई, अक्टूबर रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, इसके बाद तो जो मोनार्क्स थे वो बिल्कुल एक तरफ हो गए। क्यों? हालांकि जो जार है वो तो फेब्रुअरी में ही हो गया है, बट मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी बचे हुए थे, उन सबको भी हटा दिया गया। कब? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में। कैसे हटाया गया था वो डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी। हम सबसे पहले बात करते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की। ये सारी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के अंदर ही हुआ है, सॉरी। देखिए, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी, एक सबसे बड़ा जो इवेंट था वो ये था, अभी जैसे मैंने आपको क्लियर आउट किया कि जो जार है वो तो हट चुका है। जार ने अपना जो पोस्ट है, जो पद है, जो इसकी पावर है, उसको तो छोड़ दिया है, बट अभी तक पूरी तरीके से ये चीजें यहां से खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ में आई गई है। अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करें, द अक्टूबर रेवोल्यूशन, आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन द सोशलिस्ट पार्टी केम इनटू पावर। कि जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ तो जार तो हट ही चुका था, अब धीरे धीरे जो लोग थे वो रशिया को अपने अंडर में करना चाह रहे थे, रशिया को कंट्रोल करना चाह रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो इसको बचाना भी चाह रहे थे। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो पावर में आ गई, क्योंकि आपने जब पढ़ा था कि सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत तेजी से फैल रही थी यूरोप में, और यूरोप से दूसरे उसके नेबरिंग कंट्रीज में, तो वहां से ही ये आइडिया जो था सोशलिज्म का ये फैल गया। जो सोशलिस्ट पार्टी थी had completed different ideas, these ideas were called the socialism। ये जो सोशलिस्ट पार्टी आई इसके बिल्कुल आइडियाज डिफरेंट थे। राजा के जैसा नहीं सोच रही थी, ये सोच रही थी कि प्रॉफिट शेयरिंग हो, सोसाइटी के अंदर सारे लोग इक्वली रहें, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें सारी। ये आइडियाज जो थे वो सारे सोशलिज्म को डिनोट करते थे। They believed that the population of the country should control means and production and benefited should be equally distributed among the people। इसने कहा कि जो भी लैंड रिसोर्सेज हैं या जो कुछ भी हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी वन हैंड में ही कंट्रोल्ड हो जाए, नो, सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उनको होल्ड कर सकें। साथ ही साथ प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, किसी के साथ में भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक ऑर्डर है दैट मस्ट बी इक्वल फॉर एवरीवन, कोई अमीर गरीब वाला सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। ये जो नया कंसेप्ट था, नया आइडियोलॉजी था, ये सारा किसने कैरी फॉरवर्ड किया? सोशलिस्ट पार्टी ने। अब देखो भाई, ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है और क्या देखे जाता है? द कंट्रोल ऑफ लैंड एंड मेजर्स प्रोडक्शन इज डेलीगेटेड टू द स्टेट। मतलब ऑब्वियसली कंट्रोल कौन करेगा इन सबको? स्टेट करेगी, गवर्नमेंट करेगी। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन सोशलिज्म बिकेम द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। रशिया के अंदर जब इन्होंने अपने पैर फंसा लिए, रशिया के अंदर जब इन्होंने अपने एक तरीके से कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया, तो पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म तेजी से फैलने लगा। रशिया बिकेम द फर्स्ट सोशलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज यूएसएसआर। यूएसएसआर तुम जानते ही हो, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर क्या हुआ है? यूनियन मतलब ग्रुप, सोवियत और सोशलिस्ट का मतलब वर्कर्स, पीजेंट्स एंड आर्मी पर्सन, रिपब्लिक का मतलब ऐसे लोग जहां पे राजा रानी रूल नहीं करते। मतलब इन लोगों ने मिलकर के क्या किया? सोशलिज्म को अपना बेस बनाया, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी उस पूरे रशिया पे। उसके आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड जो लोग थे, इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने अपने आप को एक तरीके से इनको सौंप दिया कि ठीक है, हम भी तुम्हारे ग्रुप के ही पार्ट हैं। आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर और यूएसए दो सुपर पावर रह गई। बाकी वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम कंट्रीज जो थी वो सारी की सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इकोनॉमिकली एंड सोशली एक तरीके से डिजास्टर में थी। सो दैट इन दोनों का एक तरीके से बोलबाला हुआ हर जगह पर, और इसके कारण से कोल्ड वॉर भी छिड़ गया, जो आप पढ़ते हैं क्लास 12th में। देखिए और क्या हुआ, ये तो बात हमने की, एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अब हम अगर बात करें वहां की सोसाइटी की और राजा की, तो राजा तुम्हें मैंने बता ही दिया, जार निकोलस जो था उस टाइम पर जब ये कंडीशन चल रही थी तो रशिया के अंदर वो एक रूलर था, इनका राजा था, और ये एक बहुत ही पावरफुल मोनार्क था, एक लीडर था, आदमी अच्छा था, बट प्रॉब्लम इसके साथ थी अननेसेसरी
जब इसके देश के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो मतलब इसका काम क्या होना चाहिए? इसका काम होना चाहिए कि कैसे अपने देश को ये डेवलपिंग कंडीशन पे लेकर आए, जबकि ये उसकी जो रिसोर्सेज थे अपनी झूठी शान के लिए, अपने झूठे फेम और जो सपोर्ट ये दूसरों को दे रहा था उसके कारण अपने सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। इसलिए जो लोग थे इसके अगेंस्ट में चले गए। अगर मैं यहाँ पे रशियन एम्पायर की बात करूँ तो रशियन एम्पायर के अंदर देखिए एट प्रेजेंट ये रशिया का एक मैप मैंने आपको दिखाया है। अब इस मैप के अंदर उस टाइम पर जब निकोलस सेकंड थे तो निकोलस सेकंड के पास में कौन कौन सी टेरिटरी आती थी? फिनलैंड आ रहा था इनके पास, एस्टोनिया था, लैत्विया था, लिथुआनिया था, बेलारूस था, यूक्रेन था, पोलैंड का भी कुछ हिस्सा था, मॉस्को था, इसके अलावा जॉर्जिया था, आर्मेनिया था, अजरबैजान था और कुछ एशियन कंट्रीज के भी कुछ हिस्से इसके पास में कंट्रोल में थे। यूगोस्लाविया वगैरह जो थे यहाँ पे वो सारे इसके कंट्रोल में थे। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है? टेरिटरी बहुत बड़ी है। अब टेरिटरी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी कंडीशन के जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं उस रेवेन्यू का मैक्सिमम पार्ट इनके खुद के डेवलपमेंट में ना हो करके सिर्फ वेपन्स में, वॉर्स में मतलब लगातार जाता जा रहा था। लोग तो एक टाइम पर इससे डिससेटिस्फाइड होने ही थे, तो वही हुआ इसके साथ भी। यहां पर अगर मैं सोसाइटी को थोड़ा सा और इलेबरेट करूं तो इनकी सोसाइटी में क्या कंडीशंस हैं उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सोसाइटी के अंदर जो मेजर रिलीजन था रशिया के अंदर वो मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी के लोग थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे यहाँ पे मैक्सिमम सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और दूसरे अगर रिलीजन की बात करें हम तो कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, मुस्लिम्स थे और बौद्धिस्ट लोग भी यहाँ रहा करते थे रशिया में। देखो आप मैक्सिमम, मैंने आपको कहा कि एशियन कंट्रीज भी इसमें पार्ट है, तो एशियन कंट्रीज में जब वो उस टाइम की बात अगर मैं करूं तो उस टाइम तक बौद्धिज्म जो था वो स्प्रेड हो चुका था। तो यहाँ पे बौद्धिज्म और ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम कंट्रीज मिल जाएंगी आपको, जैसे ये वाला मुस्लिम टेरिटरी के पास में आ जाएगा, और ऊपर जाते हैं तो आपके पास में जैसे जैसे आप जर्मनी और फ्रांस के पास चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी तरीके से लोग फैले हुए थे। मेजर बात थी कि यहाँ के जो सारे लोग हैं, कम्युनिटी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन मैक्सिमम द पीपल वर एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल रशिया के जो लोग थे उनका 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता था। रशिया एक तरीके का मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का उस टाइम पर। मतलब जो एक फूड आइटम है, ग्रेन्स जो है जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत होगी, एक्सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पर ये, तो इसका मतलब है इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स उसके अच्छी होगी। प्रॉब्लम लेकिन क्या थी? मैंने फिर वही कहा कि जो वॉर होती है वो बहुत आपको नुकसान दे के जाती है। तो जो भी पैसा ही कमा रहे थे वो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा था? लगभग वॉर्स में जा रहा था, खराब हो रहा था, वेस्ट हो रहा था। और सोसाइटी के बारे में देखो भाई कि अगर मैं रशियन सोसाइटी की बात करूं और अगर मैं इसका कंपैरिजन यूरोप की कंट्रीज से करूं तो ये तो रशिया के पास में इतनी टेरिटरीज हैं जो आज इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो चुकी हैं, इन सब का ग्रुप अगर बना दे, और उस टाइम पर यूएसएसआर यही था सारा। हालांकि इसमें कुछ और कंट्रीज जुड़ जाएंगी। यूएसएसआर में कौन सा जुड़ेगा? जर्मनी का आधा हिस्सा, जर्मनी के इधर का जो आधा हिस्सा है, बर्लिन के बाद वाला जो इधर का हिस्सा है वो यूएसएसआर का पार्ट रहेगा। ठीक है, चलिए इसको कंपेयर करके देखते हैं वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ। वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज क्यों चले जाओ, यूरोप की देख लो, क्योंकि यूरोप के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा था उस टाइम पर। In European countries like UK and France, 40 to 50% people were dependent over the agriculture sector, जबकि रशिया के अंदर लगभग 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। और नो डाउट वो जो ग्रेन्स ग्रो कर रही थी उसको एक्सपोर्ट भी करती थी, इसीलिए उनको मुनाफा हो रहा था और लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे। एक और कारण ये भी था कि यहां पर तो चाहे यूके की बात करो चाहे फ्रांस की बात करो तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहां हो चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां सबसे पहले हुआ, उसके बाद यहां पहुंच गया। हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो उसके बाद में इनके पास बहुत बाद में आया, सो दैट लोगों के पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी नहीं दूसरे सेक्टर्स के साथ। अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करता हूं तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो यूरोपियन कंट्रीज में फास्ट पेस के साथ था, मतलब बहुत तेजी से था, जबकि रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत बाद में जाके हुआ। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, रशिया के अंदर जो लोग थे वो फैक्ट्रीज में वर्क करते थे या क्राफ्ट वर्कशॉप्स, एक तरीके से ट्रेडर्स थे। इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी वो इंगेज थे। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्टर्स भी होंगे, तो ट्रेड एक्टिविटीज़ में वर्कशॉप्स थी इनकी, कई सारी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, कई चीज़ें इन्होंने सेटअप कर रखी थी। बट हाँ, मैक्सिमम पार्ट एग्रीकल्चर के साथ में इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। द मेजर यूनिट ऑफ फैक्ट्रीज इन रशिया वर इन मॉस्को।
मॉस्को एक वो प्लेस था जहां पे इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो काफी ज्यादा डेवलप्ड थी। मतलब मैं कह सकता हूं इंडस्ट्रियल डेवलप्ड सेक्टर के अंदर एक तो मॉस्को था और एक था सेंट पीटर्सबर्ग। ये दो वो प्लेसेस थे, दो वो मेजर सिटीज थी जहां पे इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो कर रही थी। इसका मतलब ये होगा, मतलब आप निकाल सकते हो कि द लोग, जितने भी पीपल होंगे ना जो एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आना चाहेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, इन शहरों की ओर ज्यादा फॉरवर्ड होंगे। क्यों? इन अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली यहां पर इनको काम मिलेगा। तो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जो एरिया था, जिसको आगे चल के आप पेट्रोगार्ड, अभी पढ़ेंगे जितनी भी बार भी तो उनको आप पेट्रोगार्ड पढ़ेंगे, तो आगे चल के उसको पेट्रोगार्ड कह दिया गया। इन जगहों पर क्या था, फैक्ट्री सेटअप थी और मेजरली जो लोग आते थे फैक्ट्रीज में काम करने वो इन्हीं जगहों पर आते थे। ये प्लेसेस ओवर क्राउडेड हो चुके थे एंड एक तरीके से राजा के लिए, लोगों के लिए बिल्कुल ट्रिगर पॉइंट पे थे, ठीक है, क्योंकि इनसे ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था और यहीं से लोगों को जॉब्स मिलती थी। राजा का भी जो एक आप कह सकते हो जो जहां पर वो रहता था वो यही प्लेस था, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है अपना, अब जब लोग इन जगहों पे ज्यादा फॉरवर्ड हो गए, माइग्रेट हो गए, तो यहां पर कंडीशन पैथेटिक होनी ही होनी है जितनी, क्योंकि लोगों के पास में काम नहीं है। मैंने रेस्ट ऑफ द 15% वी आर टॉकिंग अबाउट, लगभग 15% जो पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं कर रही है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, उनकी लिविंग कंडीशन पैथेटिक थी। वो एक पुअर कंडीशंस में रह रहे थे, पुअर लिविंग कंडीशंस थी, इनके पास सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, वेजेस भी बहुत कम थी और वर्किंग आवर सेम ऐसे ही जैसे हमने पूरे यूरोप में पढ़े, सेम इनकी भी वही कंडीशन, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़े थे ये सारी चीज़ों को। और क्या हुआ, अब देखते हैं आगे। रशियन एम्पायर को अभी जो हमने पढ़ा उसको एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूं। देखो कि यहां पर मेजर जो रिलीजन था वो कैथलिक्स थे, सॉरी वो क्रिश्चियंस थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, दूसरे कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम, बौद्धिस्ट। ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, फैक्ट्रीज, क्राफ्ट वर्कर्स, ये भी वहां पर एग्रीकल्चर के अलावा मौजूद थे। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह थी वो अपने आप को डेवलप कर रही थी एज अ मेजर इंडस्ट्रियल प्लेसेस। ये तो है हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन ऑफ रशियन सोसाइटी, रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब इसके आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, कि कैसे यहां पर इकोनॉमिकली, कैसे सोशली डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पढ़ें इसके आगे, चलिए शुरुआत करते हैं। कंडीशन देख लो, मैंने तुम्हें बताया कि अभी हमने कंपेयर भी कर लिया है कि यूरोप की कंट्रीज एंड रशिया की कंट्री में क्या बेसिक डिफरेंस था, लोगों का कंडीशन क्या था। भाई वहाँ ठीक है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप हो रही है तो एग्रीकल्चर से हट के लोग इंडस्ट्रीज में भी जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है उनकी कंडीशन पैथेटिक है। नाउ वी कैन सी द डिवीजन। अच्छा, हम यहाँ पर अब इकोनॉमिकली एंड सोशल कंडीशंस की बात कर रहे हैं लोगों की। बिफोर रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये 1917 की बात करेंगे हम, पर उसके पहले क्या कंडीशन है। दो ग्रुप है हमारे पास में, एक तो वर्कर्स हैं और एक हमारे पास में पीजेंट्स हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स के बीच में हम देख रहे हैं उनकी कंडीशंस को। चलो वर्कर्स की तुम अभी देख चुके हो, वापस एक बार वर्कर देखना है, फिर मैं पीजेंट्स पे आता हूं। देखो भाई कि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन जो थी वो बहुत ही पुअर थी। वर्कर्स को बहुत सारे, मतलब आप मान के चलो ना कि उनके साथ में इक्वल बिहेवियर नहीं होता था। जिसने थोड़ा जो अच्छे ओहदे पर है या थोड़ा बहुत ठीक काम करता है उसको सुपीरियर मान लेते थे और उसको इन्फीरियर मान लेते थे। अब इनकी वेजेस भी वैसी होती थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस भी वैसी होती थी। विमेन जब काम करती थी तो उनको पैसा ज़्यादा नहीं मिलता था, इवन कईयों को तो जॉब ही नहीं मिलती थी ड्यू टू कि वो विमेन है। ऐसे में जो विमेन थी वो फैक्ट्रीज में काम करती थी, क्राफ्ट का काम करती थी। कई बार तो इनकी जो वेजेस होती थी वो बहुत कम होती थी, लगभग हाफ के आसपास होती थी मैन से। ये आपने हर जगह पर प्रॉब्लम सुनी होगी, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी इसको पढ़ा था। और क्या था, हर तरीके से लार्ज स्केल पर एक्सप्लॉयटेशन होता था, अचानक से जॉब से निकाल देते थे, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक कंडीशंस में रह रहे थे। मतलब आप कह सकते हो कि ना सैनिटेशन है, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, कुछ नहीं। इसके अलावा ये कभी भी अपने फैमिलीज़ के साथ नहीं रह सकते थे। अच्छा ये और बता देता हूँ, यहाँ पर इनके साथ में एक और प्रॉब्लम थी, पता है क्या, कि इन लोगों को एक बड़े हॉल में रहा, मतलब अब आप अगर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो ना तो आपको अपने घर जाना अलाउ नहीं करा जाएगा।
आपको अपनी फैमिली से मिलना अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा और मैक्सिमम जो लोग होंगे वो बड़े बड़े हॉल्स होंगे, उन हॉल्स के अंदर एक साथ रहेंगे, ठीक है, जितने भी वर्कर्स होंगे। साथ ही साथ जो यहां पर अब ये भी है कि दीज कंडीशंस ऑफ वर्कर्स मेड पीपल एंग्री टूवर्ड्स द रिच फैक्ट्री ओनर्स एंड कैपिटलिस्ट। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के कारण से जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके अगेंस्ट में लोग हो गए, मैक्सिमम जो वर्कर्स थे उनके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने अलग अलग तरीके से वर्कर्स ने जो अलग अलग वर्कर्स थे, चाहे वो मतलब आप कह सकते हो जिनको थोड़ा सा सुपीरियर और कुछ को इन्फीरियर जो माना था, ये एक तरफ ठीक है, मान सकते हो इकोनॉमिकली वो थोड़े रिच हो सकते हैं और थोड़े पुअर हो सकते हैं, बट जब बात आती है एज अ वर्कर कम्युनिटी तो वो लोग बिल्कुल ही इन लोगों के अगेंस्ट थे। किनके? कैपिटलिस्ट के। मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बताया था, उन्होंने बोला था अपने बुक के अंदर दास कैपिटा में कि आप क्या करो, इन लोगों को एटलीस्ट अपना प्रॉफिट शेयरिंग करो। ये प्रॉफिट शेयर थोड़ी कर रहे हैं, ये तो केवल अपना उनको थोड़ा वेज ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। अब ऐसे में इन्होंने कहा कि ठीक है, दे वर्कर्स आर डिफरेंट, काम भी अलग अलग कर रहे हैं, बट वर्कर्स टुक यूनाइटेड एक्शंस अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। लेकिन जब बात आई लड़ने की तो जितने भी वर्कर्स थे वो कलेक्टिव हो गए, एक साथ हुए और उन्होंने कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में क्या किया? लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब फार्मर्स की बात करते हैं। कंडीशंस कैसी थी फार्मर्स की, पीजेंट्स की, कि ये भी अपनी कंडीशंस के साथ में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। They were also disappointed because the majority of their land properties were with the nobilities and orthodox churches. कि मैक्सिमम जो इनकी लैंड्स होती थी वो किसके पास होती थी? नोबिलिटीज के पास होती थी और चर्च के पास होती थी। सेम वैसा ही जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में था। जो नोबिलिटीज थे एंड द पीपल ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च, वो उनको सपोर्ट किसका मिलता था? जार का मिलता था, ठीक है। वर फेवर्ड बाय द जार। जार इनको क्या करता था? सपोर्ट करता था कि ठीक है भैया आप होल्ड करो इन प्रॉपर्टीज को, क्या प्रॉब्लम है। देयरफॉर द लैंड ऑफ द फार्मर्स एंड द पीजेंट्स वॉज विद द नोबिलिटी एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च। दिस इज द इशू कि जो मैक्सिमम जो लैंड्स थी वो किसके पास चली गई थी? चर्चेस के पास में, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा, और ऑर्थोडॉक्स चर्च मतलब आप कह सकते हो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी एंड नोबिलिटीज के पास। नोबिलिटीज कौन होते हैं? नोबल आप मान सकते हो अल्ट्रा रिच जो सेक्शन होता है वो, ठीक है। ये कंडीशंस है। और देखिए, अच्छा ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। देखिए रशिया के पीजेंट्स और फ्रांस के पीजेंट्स, अभी तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ऐसे था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कंपेयर करने की बात है कि फ्रांस के अंदर जो पीजेंट्स थे उनकी क्या कंडीशन थी और रशिया के जो पीजेंट्स थे उनकी क्या कंडीशन थी। भाई यहां पर ये चाहते थे कि जो इनकी जमीनें इनको वापस मिल जाए नोबल्स से, जबकि ये नोबल्स से अपनी जमीनें वापस चाहते ही नहीं थे, नोबल्स की रेस्पेक्ट करते थे, नोबल्स इनको सपोर्ट भी तो करते थे कई जगह पर। आप याद करो, अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का कुछ याद है तो आगे चल के जो रेवोल्यूशनरीज बने उनमें से कुछ लोग नोबल फैमिलीज से थे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हमने देखा था इन सभी चीजों को, एंड मतलब उनके लिए लड़ाई भी करते थे। नोबल्स क्या करते थे? नोबल्स के लिए लोग इतने सपोर्टिव थे कि उनके बिहाफ पे वो लड़ाई भी करते थे। और ये लोग तो जस्ट नोबल्स के अगेंस्ट में, इनको तो नोबल्स पसंद ही नहीं है। यहां पर लैंड्स को एक तरीके से छीन लिया जाता था नोबल्स के थ्रू, चर्चेस के थ्रू, और जो मीर होता था, जिसको कम्युनी हम कहते हैं, जो ये मीर होता था, मीर क्या करता था? रशियन कोऑपरेटिव्स कम्युनिटीज बनाता था और फिर वापस से उन जमीनों को क्या कर देता? डिवाइड कर देता था अपने हिसाब से। रशियन कोऑपरेटिव कम्युनिटी ऑफ पीजेंट्स डिवाइड द लैंड, ठीक है। ये जो आरसीसीपी है ये क्या करती थी? लैंड्स को डिवाइड कर देती थी। ये जो मीर होता था, जिसको हम कम्युनी कहते हैं, ये मीर क्या करेगा? जमीनें छीन लेता था और डिवाइड कर देता था आगे चल के। ये क्या है आरसीसीपी? तो आरसीसीपी का बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि दे विल कलेक्ट द लैंड्स ऑफ पीजेंट्स एंड डिड फार्मिंग ऑन दोज लैंड्स। ये क्या करेंगे? ये इन जमीनों को, जैसे छोटी जमीन पे, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया है, सोचिए इतनी बड़ी जमीन है, इसके 4 पार्ट हैं, ये 5 पार्ट है। इन 5 पार्ट के कारण से ये जो एरिया है ये वेस्ट हो रहा है, और ये वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या करो? कुछ मत करो, इस जमीन के इस बड़े टुकड़े पे एक साथ फार्मिंग करो। ये वही करते थे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये बड़े लैंड्स पे फार्मिंग करते थे। दे डिड फार्मिंग विद देयर ओन मनी, ये फार्मिंग करते थे अपने पैसे से। द ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल फैमिली नीड्स। आगे चल के
इसको ये जो कॉपरेटिव्स है इसको जिसकी जितनी ज़रूरत है उतनी हिसाब से इसको बांट दिया जाएगा। दे डिड फार्मिंग फॉर ओन कंजप्शन, ये बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मतलब एक तरीके से कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं। दे डिड नॉट सेल द ग्रेन्स इन मार्केट फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। ये देखिए मैंने आपको कहा कि कुछ ज़मीनें ले ली जाती थी लैंड ऑनर्स नोबल्स के थ्रू, मीर्स के थ्रू, और आगे अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ अगर इंडिविजुअल फार्मर्स हैं तो दीज फार्मर्स डू फार्मिंग अकॉर्डिंग टू सच वे, इस तरह से ये फार्मिंग करते थे। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस बताऊंगा, कल बताऊंगा, आज नहीं। इसको समझो ऐसे वापस से कि ये जो कॉर्पोरेटिव्स थी ये फार्मर्स का एक तरीके का ग्रुप है, एंड दीज ग्रुप्स एक्चुअली वर्किंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। ये काम जो कर रही है अपने खुद के बेनिफिट के लिए कर रही है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और ये जो मीर है ये भी, मतलब आप ऐसे मत समझिएगा कि जो मीर है ये मीर गलत पर्सन होगा इनके लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं कि मीर ये गलत पर्सन है ये, लेकिन हाँ कंडीशन ऐसी है कि जो नोबल्स हैं, नोबल्स का काफी ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर जो नहीं होना चाहिए। सो सच कंडीशंस वर हैपेंड, एंड इसी के कारण से आगे चल के जो लोग थे इनसे काफी डिससेटिस्फाइड हुए और हमें रेवोल्यूशन देखने को मिला। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है रशियन रेवोल्यूशन का, हम इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में, आज नहीं कल। तब तक आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।